हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आ गए ना हम लोग पीजीबीपी के थर्ड टॉपिक पर। जब हम लोगों ने लास्ट क्लास छोड़ी थी तो उस समय हम लोगों ने केस लॉज देखी थी 1 to 10 केस लॉज देख लिए थे। आज हम लोग फिर केस लॉ स्टडी करेंगे 11, 12, 13, 14 चार केस लॉ आज के लिए आपके लिए स्टार्ट होता है। अब जरा ढंग से सुनेंगे ये चार केस लॉज क्या है, केस लॉज का इंपॉर्टेंस क्या है, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं केस लॉ नंबर 11। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो टुडे वी विल डिस्कस 4 मोर केस लॉज। फर्स्ट वन इज गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, बट ऑब्वियस है गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है। श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड कोलकाता हाई कोर्ट का केस लॉ है। और धामपुर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद का है। और ओरिएंट सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। यानी आज जितने भी केस लॉज डिस्कस होंगे वो सारे के सारे हाई कोर्ट्स के हैं। दो केस लॉ में इंपॉर्टेंट कहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला और धामपुर। पहला जो मुझे आज डिस्कस करना है दैट इज गुजरात स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट का कॉर्पोरेशन, और दूसरा धामपुर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दो केस लॉ आप लोग लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था एससी लिमिटेड, आईसीडीएस लिमिटेड के आगे लिखवाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मैं लिखवा रहा हूं आपको गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और धामपुर शुगर लिमिटेड मिल्स लिमिटेड। पहला केस गुजरात। आप लोगों ने एक सेक्शन देखा होगा, सेक्शन 36 जी। उसमें हम लोगों ने देखा था ये केस लॉ कहां से आया, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। और जब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा तो सॉल्यूशन तो अपने आप लोग निकाल ही लोगे। क्या प्रॉब्लम थी इसमें गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में? एम्प्लॉयर था गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और उसके एम्प्लॉइज थे। जो एम्प्लॉयर था उसने अपने एम्प्लॉइज का ईएसआई और प्रोविडेंट फंड काट लिया और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन मिला करके जमा कर दिया। यही तो जानते हैं हम लोग। जी सर, बिल्कुल यही जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते। यानी हम लोग पेमेंट करते हैं, इफ आई एम एन एसएससी आई एम जस्ट गेटिंग द अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉइज एज देयर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआई एंड प्रोविडेंट फंड, एंड on the other hand I am just going to add certain amount as my own contribution, employer's contribution, as you know. और 36 में बोला गया है कि डिडक्शन मिलेगा इस पेमेंट को अगर आप ड्यू डेट के अंदर जमा कर दें तो। ड्यू डेट कौन सी? इनकम टैक्स वाली नहीं, पर्टिकुलर उस ड्यू डेट की बात कर रहा है जो प्रोविडेंट फंड या ईएसआई की है। अच्छा, लेकिन ये सेक्शन एक और जगह से कवर होता है, सेक्शन 43B। जब हम लोगों ने सेक्शन 43B पढ़ा और 36 पढ़ा तो 36 के आगे मैंने लिखवा दिया था एज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। और जब भी 43B की बात आती है तुरंत दिमाग क्लिक करता है subject to the actual payment, यानी this deduction will be allowed on the basis of the actual payment made। अगर ये एक्चुअल पेमेंट हो जाती है प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर, या अगर नहीं हो पाती तो हमें एक डिडक्शन फर्दर मिलती है। कहा जाता है कि नहीं, अगर आपने रिटर्न दाखिल करने की डेट के पहले भी पेमेंट कर दिया ना तो हम मान लेंगे कि आपने जो पेमेंट किया है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ इनकम टैक्स। हम मान लेंगे प्रीवियस ईयर का पेमेंट आपने प्रीवियस ईयर में कर दिया, क्योंकि इस चीज की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी पीएफ और ईएसआई की जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेमेंट प्रीवियस ईयर में कर दिया हो एक्चुअल पेमेंट बेसिस। लेकिन अगर आपने नहीं किया और रिटर्न दाखिल करने के पहले भी अगर आप पेमेंट कर देते हो तो भी मान लिया जाएगा यू हैव मेड द पेमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। इट मींस यू हैव मेड द पेमेंट इन द सेम प्रीवियस ईयर एंड यू विल बी एलिजिबल टू गेट द डिडक्शन देयरऑफ। दैट्स इट, दैट वाज योर प्लेन सेक्शन। बट द प्रॉब्लम वाज दैट
मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे हाथ में दो कंट्रीब्यूशन है, एक मैं जो अपनी जेब से डालूंगा और जमा करूंगा, दूसरा जो एम्प्लॉयज की जेब से काट करके मैं उनको गवर्नमेंट के खाते में जमा करूंगा, ईएसआई और पीएफ का। ये जो सेक्शन 36 बात करता है उसके बारे में जरा देखते हैं। हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 43 है, 43B, वो रिलेट करता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से। किससे? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन से नहीं। यानी जो रिटर्न के दाखिल करने के पहले भी अगर पेमेंट कर देता है एम्प्लॉयर, तो भी उसका मान लिया जाएगा प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर दिया। ये केवल और केवल अप्लाई होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के केस में। ड्यू डेट बीत गई है, जो ड्यू डेट थी पीएफ और ईएसआई की वो बीत गई है, लेकिन अगर मैंने उसको ड्यू डेट के पहले भी जमा कर दिया तो मान लिया जाएगा कि प्रीवियस ईयर का पेमेंट प्रीवियस ईयर में कर दिया। और ध्यान देना कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात होती है सेक्शन 43B में, न कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। जबकि सेक्शन 36 तो सीधे सीधे कहता है कि अगर एम्प्लॉयर कोई अमाउंट पे करता है प्रोविडेंट फंड और ईएसआई में, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। डिडक्शन मिलेगी 36 में, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। तो 36 में जो डिडक्शन तभी मिलेगी जब एम्प्लॉयर ने अपना हिस्सा समय पर जमा किया हो। अगर नहीं कर पाया प्रीवियस ईयर में तो 43B कहता है रिटर्न की डेट के पहले भी अगर जमा कर देता है तो मान लिया जाएगा प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जहां तक एम्प्लॉयर के ऊपर जिम्मेदारी है एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन को जमा करने की, तो उसको मुझे ड्यू डेट तक जमा करना पड़ेगा, उसके ड्यू डेट तक जमा करना पड़ेगा, यानी प्रीवियस ईयर का पेमेंट प्रीवियस ईयर में करना पड़ेगा। रिटर्न वाले ड्यू डेट का कोई टाइम लिमिट नहीं मिलने वाला उस केस में। ओ अब जरा थोड़ी अच्छी तरीके से समझिए, देखते हैं। कहता है कि ये एम्प्लॉयर है एक्स, ये एम्प्लॉय है वाई, इसने अपना 2000 रुपए दिया और एक्स ने भी इसमें 1500 रुपए शामिल किया। मान लेते हैं टोटल कितना पेमेंट एक्स के हाथ में आ गया, 3500। एक्स जब अपना पीएल अकाउंट बनाएगा तो वो जैसे ही 2000 रुपए एम्प्लॉय का काटा, जेब नहीं काटी, एम्प्लॉय को काटा ना, एम्प्लॉय को भी नहीं काटा, एम्प्लॉय के जेब से पैसा निकाला उसके फेवर में पैसा जमा करने के लिए प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के नाम से। जैसे ही ये 2000 एक्स के हाथ में आया वो उसकी इनकम मान ली जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं सर? जी मैं सही बोल रहा हूं, सेक्शन 224 के हिसाब से इनकम की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट इट क्लियर। क्योंकि एम्प्लॉयर है एक्स और इसका ये ट्रेडिंग एंड पीएल बन रहा है, मैं केवल ट्रेडिंग एंड पीएल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, दैट्स इट, ताकि ये चीज दिमाग में सेट हो जाए। 2000 तुरंत उसकी इनकम मान ली गई क्योंकि उसको किसी से मिला है। अब एम्प्लॉयर ने ये 2000 रुपए और 1500 अगर ड्यू डेट के अंदर जमा कर दिया तो ईएसआई एंड पीएफ का छूट उसको मिल जाएगा। यानी कि 2000 यहां से भी कट गया, आप ऐसे समझें 2000 और 1500, तो 1500 तो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से दिया था, उसकी डिडक्शन उसको मिल गई, और 2000 उसकी इनकम नहीं रही। मेरी बात समझ में आई? अपने आप सारी चीजें खत्म। जो उसको 1500 एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलनी चाहिए अपने जेब से पेमेंट पर, वो उसको डिडक्शन मिल गई। फिर से समझते हैं, मैंने किसी एम्प्लॉय को 20,000 रुपए सैलरी दी तो मुझे डिडक्शन कितने की मिलेगी? 20,000। मैंने 2000 काट करके अपने पास रखा ईएसआई एंड पीएफ का, तुरंत मेरी इनकम मान ली जाएगी। ये एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैंने अपने पास में रखा है, सेक्शन 224 इनकम की डेफिनेशन में दिया हुआ है, उसको इनकम मान लिया। हाँ, इसकी डिडक्शन मुझे तभी मिलेगी जब इसको मैं सही समय पर इसको जमा कर दूंगा। तो ये कट गया अपने आप, मुझे 20,000 की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी, 20,000 की डिडक्शन अगर मैंने सही समय पर इसको जमा कर दिया और मैंने अपनी जेब से 1500 रुपए 1500 लगाए, उसकी भी डिडक्शन मुझे मिलेगी, तब मिलेगी जब मैंने सही समय पर इसको जमा किया होगा। प्रॉब्लम ये आती है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस सारा मामला यहीं पर है। मैं अब पढ़ता हूं आपके सामने केस लॉ।
High Court noted that Section 43B pertaining to employer's contribution cannot be applied with respect to employee contribution. ये जो 1500 employers contribution है, इसके ऊपर अप्लाई होता है सेक्शन 43B यानी एक्चुअल पेमेंट बेसिस। और अगर एसएससी यानी एम्प्लॉयर इस 1500 को उसी साल नहीं जमा कर पाता, लेकिन हाँ रिटर्न दाखिल करने के पहले भी जमा कर लेता है, तो इसकी डिडक्शन आई गेट इट। बट द मेन प्रॉब्लम रिलेट्स टू ₹2000 वेदर आई विल गेट द सेम टाइप ऑफ डिडक्शन विद रेस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। हाई कोर्ट ने कहा ना, जो सेक्शन 43B है वो तो आपका अप्लाई होता है केवल एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में नहीं अप्लाई होता। अच्छा, so far as the employee's contribution is concerned, the explanation to section 36 continues to remain in statute and there is no provision for applying the extended time limit. इसके लिए इस 2000 के लिए कोई एक्सटेंडेड टाइम लिमिट नहीं है कि आप जाओ अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के पहले भी अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको इसकी छूट मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। वो केवल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए था। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर के पास पड़ा है उसके लिए ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। The statute, there is no provision for applying the extended time limit provided under section 43B for remittance of employees contribution। जी, कोई ऐसा टाइम लिमिट प्रोवाइड नहीं किया गया है। Delayed remittance of employees contribution beyond the due date prescribed in section 36 is not deductible। तो सेक्शन 36 में जो ड्यू डेट दी गई है पीएफ और ईएसआई को जमा करने के लिए, वी हैव टू स्टिक विद दैट। इफ वी मेड द पेमेंट, if an employer made the payment of employees contribution within that time limit, then he'll get the benefit of section 36, otherwise not because employees contribution पर section 43B का केस नहीं लगता। अब समझ में आ गया। इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट का कॉर्पोरेशन का, गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन था। दूसरा केस लॉ जो आज हम लोग को डिस्कस करना है वो है आपका श्याम बल्लभ कंपनी लिमिटेड। ये कैलकाटा हाई कोर्ट का है। श्याम बल्लभ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, श्याम बल्लभ कंपनी लिमिटेड, नॉट प्राइवेट लिमिटेड। इस केस लॉ में क्या था जरा मैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर दूं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कहानी यहां सेट कर लेना है बस, दैट्स इट। केवल स्टोरी यहां सेट कर लेंगे। श्याम बल्लभ के केस में बोला गया कि जो ये एसएससी है इसका काम था प्रॉपर्टीज को एक्वायर करो, उसको डेवलप करो, बिल्डिंग्स बनाओ, उनको सेल करो या फिर उनको किराए पर दे दो, लीज पर। हाँ, मैंने जमीन खरीदी, मेरा पर्पस हो सकता है उसको मैं बिल्ड करूं, डेवलप करूं और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दूं, सेल कर दूं या किराए पर उठा दूं। ये एसएससी का भी कुछ ऐसा ही था। और इस एसएससी की चूंकि कंपनी है तो इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सारा ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। एसएससी के पास जो टेनेंट हैं वो रह रहे हैं। अब एसएससी कहता है भाई तू उठ या तो किराया बढ़ा, तो कहता है ऐसे कैसे उठ जाएंगे, तू हमको उठा रहा है, एग्रीमेंट हुआ है तेरे साथ, हमें कंपनसेशन दे तो हम यहां से जाएं, अदरवाइज हम उतने समय तक रहेंगे जितने समय तक हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। मैंने कहा ये ले कंपनसेशन, तू जाए यहां से। अब मैं एसएससी हूं श्याम बल्लभ कंपनी लिमिटेड। अब मैंने कंपनसेशन दिया ताकि मैं उस पोजीशन को वापस अपने पास ले सकूं और मैं उसको हायर रेंट पर फिर से टेनेंसी में दे सकूं, लीज पर दे सकूं। दैट वाज माइन ऑब्जेक्ट एंड दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग बेनिफिट ऑफ आवर बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को कई साल तक बेनिफिट देता है। और ये हमारे बिजनेस का नेचर है कि भाई अपने बिजनेस को आप बढ़ाओ। मैंने ऐसा किया। अब जो मैंने कंपनसेशन दिया है, वेदर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉट, द प्रॉब्लम इज दैट वन। कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा यस, ये बिल्कुल आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपके बिजनेस से सीधे सीधे रिलेट करता है और आपकी इनकम को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है। एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का नहीं है क्योंकि रेवेन्यू नेचर है। कल हो सकता है फिर कंपनसेशन दूसरे को देना पड़े, परसों हो सकता है फिर कंपनसेशन दूसरे को देना पड़े फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द मोर बेनिफिट्स फ्रॉम द टेनेंसी। तो ये आपके बिजनेस का नेचर है
और आपकी ये देखा गया इस बिजनेस में एक खास बात और भी थी श्याम बल्लभ कंपनी लिमिटेड के केस में कि 85% ऑफ द बिजनेस कंसिस्ट द टेनेंसी बिजनेस प्रॉफिट। तो हमारे बिजनेस का 85% बिजनेस रिलेट करता था टेनेंसी की इनकम से। तो हो ना हो, फिलहाल हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया था, भले ही वो 30% 40% 50%, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व जो किया गया था हम उसकी बात बता रहे हैं। तो compensation paid to tenant for vacating the premises to facilitate the SSE to drive higher rent by relating them to out the premises is deductible as revenue expenditure. That's it. सिंपल था जी सर, बिल्कुल सिंपल था। कोई टेंशन थी नहीं सर? कोई कहीं टेंशन नहीं थी। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एक नए केस लॉ की, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, धामपुर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में। और ये केस लॉ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। क्या था इस केस लॉ में, जरा उसकी बात करें। पहले कहानी समझेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। धामपुर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस केस में हुआ क्या था, जरा हम उसकी बात करें। कंपनी ये जो कंपनी है धामपुर शुगर, इसके में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज था। शुगर का मैन्युफैक्चरिंग था, ये वी नो, उसके नाम से ही पता चला है। लेकिन इस कंपनी में शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते समय पावर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना हम पावर जनरेटिंग का कभी काम स्टार्ट कर लें ताकि हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से रन होने लगेगा। उसने ये सोचा और उसने खुद का पावर जनरेटिंग यूनिट सेट किया। जब पावर जनरेटिंग यूनिट सेट किया तो अब यूपी में आता है इलाहाबाद, तो यूपी पीसीएल वालों ने, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वालों ने उनसे अप्रोच किया कि भाई ऐसे आप नहीं लगा सकते, देयर इज अ नीड ऑफ लाइसेंस, आप लाइसेंस लीजिए। हाँ, आपकी ओनरशिप में नहीं, आप खर्च करेंगे, हम ट्रांसमिशन की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएंगे, बट द एक्सपेंडिचर विल बी ऑफ योर्स। सारा खर्चा आपका होगा क्योंकि बिजनेस का बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, बिजनेस का बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। हाँ, जो भी पावर आप जनरेट करेंगे यू विल सप्लाई इट टू अस। यूपीपीसीएल ने कहा कि उसका एक हिस्सा हमको भी आप ट्रांसमिट करेंगे। अब कंपनी के ऊपर ये मजबूरी थी, ये क्लॉज है, तो कंपनी को एक सेटअप बैठाना पड़ा। ट्रांसफार्मर्स आए, ट्रांसमिशन लाइंस तैयार की गई और यूपीपीसीएल तक ये लाइन गई। इस पर पूरा कंट्रोल यूपीपीसीएल का है, इस पर पूरा कंट्रोल यूपीपीसीएल का है, जबकि इस पर सारा खर्चा किसने बियर किया? कंपनी ने किया। अब कंपनी ये कहती है क्या मेरे लिए ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है या कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है? भाई ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? कंपनी ने इस पे 8.45 करोड़ से यानी कि 8.5 करोड़ रुपए के लगभग खर्च किया था इस प्लांट को सेटअप करने में। हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट ऑब्जर्वेशन, द एक्सपेंडिचर विच वॉज इनकर्ड बाय द एसएससी इन द लेइंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स वॉज क्लियरली ऑन द रेवेन्यू अकाउंट। ठीक, द ट्रांसमिशन लाइन्स अपॉन इरेक्शन वेस्टेड एब्सोल्युटली इन यूपीपीसीएल। जो भी प्लांट वगैरह पर खर्चा किया वो सारा का सारा यूपीपीसीएल के फेवर में चला जाएगा। The expenditure which was incurred by the SSE was for adding efficient conduct of its business, since the SSE had to supply electricity to its sole consumer UPPCL. This was not an advantage of a capital nature and it is allowed as a revenue expenditure. ये तो हमने अपने बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने के लिए प्लांट सेटअप किया, अपने बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने के लिए ये प्लांट सेटअप किया। ये मेरा कैपिटल नेचर कैसे हो सकता है? इट्स ऑफ अ रेवेन्यू नेचर। दूसरी बात ये देखिए कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं करते, ढंग से देखें तो मेरे ट्रेडिंग पीएल में एक हैवी कॉस्ट आती यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की। आखिर ये किस नेचर की होती? रेवेन्यू। इसी से तो मैं बचा हूं, ठीक है ना? इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। चलिए, ये आप लॉजिक समझे ना समझे, लेकिन ये लॉजिक तो समझ में आया, कैपिटल नेचर का तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये मेरे बिजनेस को एक प्रॉपर वे में रन कराने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हमने ये प्लांट सेट किया और ये मेरा रेवेन्यू नेचर का है। लास्ट केस लॉ आज का, ओरिएंट
ओरिएंट सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी क्या करती है, आप लोगों ने देखा होगा जब मार्केट में आप जाते हो तो एक ही कंपनी के ग्लोशन बोर्ड कई दुकानों पर नजर आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि वेदर दोज ग्लोशन बोर्ड्स एक्सपेंडिचर्स आर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल। एक बात बताओ, वो बोर्ड कितने दिन चलते हैं? नहीं, कितने दिन चल जाते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? हाँ नहीं सर, ग्लोशन बोर्ड है, ऐसे थोड़ी 10 दिन 15 दिन, कोई बैनर थोड़ी लगाया, पोस्टर थोड़ी लगाया। 6 महीना, 7 महीना, अरे कितने समय तक आपको वो बोर्ड दिखता है किसी कंपनी का? नॉट मोर देन 1। लेकिन अगर दिखता भी है 1 साल से अधिक, तो आप देखें तो उसमें हमेशा नया नया बैनर या नई नई चीजें लगती रहती हैं, क्योंकि वो फेड अप हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है। जैसे वेदर चेंज होता है, उसका भी कलर चेंज होता है, खत्म होता जाता है। तो ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम देयर इज अ नीड टू रिप्लेस द ओल्ड वन विद न्यू वन। तो हर 6 महीने, साल भर के अंदर हमको उसको रिप्लेस करना पड़ता है और उस पर रेगुलर नेचर का खर्चा करना पड़ता है। तो आप ग्लोशन को कैपिटल नेचर तो नहीं बोल सकते, इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। हम लोग देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन किया गया। What is the nature of expenditure incurred on Glotion boards displayed at dealers outlet, capital or revenue? That was the question. Now the court observation, the expenditure incurred by the SSE on Glotion boards does not bring into existence an asset. पहली चीज तो कोई एसेट आई नहीं। हमने कुछ खर्च किया, प्लांट आया, हमने कुछ खर्च किया, फर्नीचर आया, हमने कुछ खर्च किया, जमीन आई, हमने कुछ खर्च किया, बिल्डिंग बनी, हमने कुछ खर्च किया, गुडविल बनी। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं आया। हमने खर्च किया तो खर्च ही किया, हमारे पास कुछ नहीं आया। अच्छा, इट इज नॉट एन एसेट ऑफ अ परमानेंट नेचर। जाहिर सी बात है, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ। द मटेरियल यूज्ड इन द ग्लोशन बोर्ड डीके विद द इफेक्ट ऑफ वेदर, देयरफॉर इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट। ओके, consequently the SSE has to incur expenditure on Glotion boards regularly in almost each and every year. HC held, यानी कि हाई कोर्ट ने हेल्ड किया that the expenditure on Glotion boards displayed at dealers outlets are of revenue nature expenditure. That's it. ये revenue nature का expenditure है, that is not of a capital nature. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और समझ में तो आया ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पीजीबीपी से रिलेटेड जितने केस लॉज बाकी हैं विल ट्राई टू कवर देम, और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर के केस लॉस की बात करेंगे। यानी कि एक क्लास आपको, एक सेशन और लगेगा केस लॉस पर पीजीबीपी के। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।